तो नमस्कार दोस्तों। आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं अपन लोग। और आज एक नया टॉपिक को देखेंगे। कल अपन लोगों ने देखा था कि अ, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों को देखा था। आज अपन लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों के बारे में देखेंगे। उनका क्या कहना है ये राजनीतिक, धार्मिक विचारों में। तो शुरू करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में साथ साथ दो धाराओं में चला, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी धारा का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया और उग्रवादी धारा का लोकमान्य तिलक ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रखर और तेजस्वी रूप प्रदान किया। वह राष्ट्रीय आंदोलन को संप्रभांत वर्ग के बैठक कमरों से निकाल लाए और उसे संपूर्ण जन का आंदोलन बना दिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। वेलेंटाइन स्रोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। डॉक्टर नागपाल के शब्दों में तिलक एक राजनीतिक चिंतन थे। वह एक राजनीतिक कर्मयोगी भी थे। उनके राजनीतिक चिंतन के आदर्शों में तथा उन आदर्शों को प्राप्त करने की तड़प में सीधा संबंध था। लोकमान्य तिलक ने समय समय पर स्वराज तथा उसे प्राप्त करने के बारे में जो विचार रखे, उनका अध्ययन के आधार पर उन्हें सरल से उग्रवाद का मसीहा कहा जा सकता है। स्वराज संबंधी विचार। लोकमान्य तिलक से पूर्व यद्यपि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे चल रहा था, तथापि वह बड़ा विनम्रता और याचनाओं का आंदोलन था। भारत के अधिकांश नेता यह मानते थे कि भारत में ब्रिटिश राज का एक वरदान है। वे मानते थे कि धीरे धीरे अंग्रेजों से यह मांग की जाए कि भारत में राजनीतिक व आर्थिक सुधार किए जाएं तथा भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। तिलक ने इस लक्ष्य को भारत के लिए बहुत छोटा और अपमानजनक माना। वह पहले विचारक थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वराज है। उन्होंने घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। परंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि स्वराज से उनका तात्पर्य क्या था। जिस स्वराज को लोकमान्य ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य बताया था, उनके मन में क्या कल्पना थी। इस संबंध में हम तिलक का मत था कि स्वराज का अर्थ है भारतीयों का भारत पर शासन। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वराज का सार यह है कि हमें अपने घरेलू मामलों का प्रबंध अपनी इच्छानुसार करना चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए तिलक ने कहा, हमें यह बताया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था अच्छी है और प्रशासकों की नियुक्ति इंग्लैंड में कुछ नियमों के अनुसार की जाती है। तर्क के लिए मैं यह स्वीकार कर लेता हूँ कि यह व्यवस्था सचमुच बहुत अच्छी है, परंतु यह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आखिर यह दूसरों की बनाई हुई है, जनता की नहीं। जनता को इस शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहिए। यह स्वराज्य का आधारभूत सिद्धांत है। स्वराज की इसी धारणा को और
अधिक स्पष्ट करते हुए तिलक ने लिखा है, स्वराज के प्रश्न का वास्तव में अर्थ है कि हमारे मामलों पर नियंत्रण करने की शक्ति किसके हाथों में रहे। मैं कह चुका हूँ कि हम राजा को नहीं हराना चाहते, वरना हमारी मांग है कि हमारा शासन प्रबंध नौकरशाही के हाथों में ना रहे, वह हमारे हाथों में आ जाए। इस संबंध में तिलक का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। वह केवल सुधार नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि भारत का प्रशासन पूरी तरह भारतीयों के हाथ में हो। भारत में संप्रभुत्व संसद हो जिनके सभी सदस्य निर्वाचित हों। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के शब्दों में, लोकमान्य तिलक ने स्वराज की धारणा में जिस प्रकार उत्तरदायी सरकार की परिकल्पना की है, उससे स्पष्ट है कि वह लोकतांत्रिक स्वराज के हामी थे। तिलक का तर्क था कि जब ब्रिटेन में पूरी तरह निर्वाचित सरकार है, तो भारत में भी पूरी तरह निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाया गया शासन कहीं भी जनता का भला नहीं करता, वह भारत का भला नहीं कर सकता। इसलिए तिलक मानते हैं कि भारत का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए स्वराज। उनके शब्दों में, स्वराज के बिना हमारी जिंदगी और हमारा धर्म व्यर्थ है। अर्थात लोकमान्य तिलक स्वराज को अपने जीवन और अपने धर्म से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। साधन संबंधी विचार। तिलक ने केवल यही नहीं कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम इसे लेकर रहेंगे। उनकी मान्यता थी कि स्वराज प्रार्थना करने और याचना करने से नहीं मिलता। स्वराज के लिए संगठित होना होगा, संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष में भारत की विजय अवश्य भावी है। तिलक ने कहा था, यदि दो शताब्दी पहले शिवाजी स्वराज स्थापित कर सके थे, तो हम भी एक दिन स्वराज लेकर रहेंगे। तिलक उग्रवादी थे। वह संवैधानिक और याचनावादी उपायों के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि ऐसे ढीले पोले कार्यक्रमों और कमजोरों कदमों से हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अतः हमें कठोर और सशक्त पग उठाने चाहिए। उनका कहना था, भीख मांगने से कभी स्वराज नहीं मिलता। स्वराज प्राप्ति के लिए तिलक के अनुसार सबसे पहली शर्त है जन जागरण। जब तक संपूर्ण जनता जग कर अपना कर्तव्य नहीं पहचानती, लंबे संघर्ष के लिए तैयार नहीं होती, जब तक भारत का स्वराज नहीं मिल सकता। विजयी शक्ति का वास जनता में होता है। जनता को जगाने के तिलक ने स्वयं गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाने का अभियान चलाया। इन उत्सवों के द्वारा लोकमान्य तिलक जन जागरण के अभियान को महाराष्ट्र के गांव-गांव और गली-गली तक ले गए। यदि जनता भी जाग जाए तो क्या कर सकती है? इसके लिए तिलक ने 4 प्रकार के कार्यक्रम बताए हैं। ये कार्यक्रम निम्न हैं। स्वदेशी लोकमान्य के अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वदेशी आंदोलन हमें विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना चाहिए। तिलक ने कहा, स्वदेशी हमारी अंतिम पुकार है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। शासन में मोर्चा लेने के 2 ही उपाय हैं।
स्वदेशी और बहिष्कार। तिलक चाहते थे कि भारत के लोग भारत में बने हुए माल का ही प्रयोग करें। इससे भारतीयों को अधिक काम मिलेंगे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर भी चोट पहुंचेगी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के शब्दों में स्वदेशी का अर्थ था अपने ही देश की बनी हुई वस्तुओं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग तथा स्वदेशी वस्तुओं की तुलना में उन्हें प्राथमिकता देना। तिलक ने स्वदेशी का व्यापक अर्थ लेते हुए उसका प्रयोग विचारों और जीवन पद्धति के रूप में किया। परिणाम यह हुआ कि तिलक का आज चलाया हुआ स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय पुनरुद्धार का आंदोलन बन गया। यह देश प्रेम की आवाज बन गया। अब देखते हैं बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का दूसरा पक्ष है बहिष्कार। हम अपनी वस्तुओं को तभी अपना सकते हैं जब हम विदेशी वस्तुओं का मोह त्याग और उनका बहिष्कार करें। विदेश में बनी हुई वस्तुओं, विदेशियों द्वारा बनाई गई संस्थाओं के साथ साथ हमें विदेशियों द्वारा भारत के लिए बनाए गए कानूनों का भी बहिष्कार करना चाहिए। तिलक ने कहा, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बहिष्कार के रूप में हमारे पास एक ही शक्तिशाली शस्त्र है। उन्होंने कहा, तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता ना करो। यह बहिष्कार है और यही हमारे कहने का आशय है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है। हम कर वसूलने और शांति स्थापना करने में सहायता नहीं करेंगे। निषेधात्मक प्रतिरोध। अगला पॉइंट है निषेधात्मक प्रतिरोध। बहिष्कार से मिलती जुलती चीज है निषेधात्मक प्रतिरोध। तिलक ने कहा है कि भारतीयों को अंग्रेजी संस्थाओं का कानून और कानूनों का और आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को सिविल नाफरमानी भी कहा जाता है। तिलक अनुसार ब्रिटिश राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम उनका प्रतिरोध कर सकते हैं और बुरी तरह परेशान कर सकते हैं। तिलक ने कहा, हम सीमाओं से भारतीय रक्त और धन के साथ अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनकी मदद नहीं करेंगे। हमारे अपने न्यायालय होंगे। इस प्रकार तिलक का निषेधात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत भी एक रचनात्मक सिद्धांत था। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का तिलक के अनुसार रचनात्मक पक्ष यह है कि इसमें शिक्षा उद्देश्य होनी चाहिए। शिक्षा का व्यापक प्रसार होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना भरे। शिक्षा के द्वारा जन जागरण के अभियान को बहुत गति दी जा सकती है। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। उनकी राष्ट्रीय शिक्षा आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा पर आधारित थी। तिलक का कहना था कि लोगों को अपने महान ग्रंथों पर श्रद्धा होनी चाहिए। अपने महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए। यदि हम उन्हें जानेंगे नहीं तो हम उनसे प्रेरणा कैसे लेंगे। तिलक के शब्दों में किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है। तिलक यह भी चाहते थे कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना सहज और स्वाभाविक है। तिलक सारे भारत में
अंग्रेजों के स्थान पर हिंदी हिंदी लाना चाहते थे। तिलक ने कहा था, हमें संपूर्ण भारत के लिए एक भाषा बनानी चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हिंसात्मक और आतंकवादी साधनों के पक्ष में नहीं थे। वह मानते थे कि इन साधनों से हमें सफलता नहीं मिल सकती। तिलक का रास्ता शांतिपूर्ण उग्रवाद का रास्ता था। इसी रास्ते पर चलकर भारत को आज़ादी मिली। वह सचमुच भारतीय स्वतंत्रता की नींव थे, उग्रवाद के मसीहा थे। गांधी जी के शब्दों में लोकमान्य नए भारत के निर्माता थे। अब देखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संक्षिप्त जीवन परिचय, और इसी के साथ देखेंगे उनका राजनीतिक और सामाजिक विचार क्या थे। तिलक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण जिले में हुआ। वे चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उनके पिता गंगाधर राव गणित एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे और उनकी माता पार्वती एक धार्मिक महिला थी। पिता ने तिलक को संस्कृत, गणित तथा मराठी की अच्छी शिक्षा दिलाई। 15 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह तापीबाई के साथ कर दिया गया। दुर्भाग्य से 16 वर्ष की आयु में तिलक के पिता की मृत्यु हो गई, अतः उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। 1876 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1879 में कानून की डिग्री प्राप्त की। 1880 में तिलक जी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और मृत्यु उपरांत इस क्षेत्र में वे सक्रिय रहे। इस 40 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने राष्ट्रीय उत्थान में अपना तन मन धन लगा दिया। उन्होंने अपने सहयोगी आगरकर से मिलकर सस्ती शिक्षा की योजना बनाई और पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए 2 पत्रों, अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी का संपादन प्रारंभ किया। तिलक जी 1889 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में नव चेतना, देशभक्ति, त्याग तथा बलिदान की भावना उत्पन्न की और कई बार जेल की यात्रा की। सर्वप्रथम 1897 ईस्वी को तिलक जी को 18 माह की कठोर कारावास में सजा दी गई। 1908 कारावास की सजा दी गई तथा 1908 में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 6 वर्ष का दंड देकर बर्मा में मंडले जेल में बंद कर दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात 1916 में उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन में भाग लिया। 1920 में भारत के इस महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। अब आएंगे तिलक के राजनीतिक सामाजिक विचार। तिलक केवल एक प्रखर नेता ही नहीं, उच्च कोटि के राजनीतिक और सामाजिक विचारक भी थे। उनका अध्ययन बहुत गहरा था।
उनके लेखों, भाषण और पुस्तकों से स्पष्ट विदित होता है कि तिलक का चिंतन बहुत प्रबुद्ध और मौलिक था। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को उग्रवादी रूप प्रदान किया तथा साथ ही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों पर अपने ओजस्वी विचार भी व्यक्त किए। अपने जेल जीवन के दौरान तिलक ने गीता, रहस्य जैसी उत्तम पुस्तकें लिखी तथा जेल के बाहर वह मराठा तथा केसरी में अपने विचार व्यक्त करते रहे। प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास के शब्दों में राष्ट्रीय मंच पर तिलक का अद्भुत स्थान था। लोग स्नेह तथा सम्मान से उन्हें लोकमान्य जनता प्रिय नायक कहकर पुकारते थे। वैलेंटाइन सिरोल ने तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विचार संक्षेप में इस प्रकार थे। स्वराज संबंधी विचार। उदारवादियों के सर्वथा विपरीत तिलक ने कहा था कि भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन को उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना है। तिलक चाहते थे कि भारत का शासन पूरी तरह भारतीयों के हाथ में हो। उन्होंने कहा था, हम जो नए विचारों के लोग हैं, अपना झंडा स्वराज से 1 इंच भी नीचे नहीं रखेंगे। तिलक वे पहले विचारक थे जिन्होंने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तिलक केवल कुछ रियासतें प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं थे। वह मानते थे कि सुधारवादी टुकड़ों से भारत को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। भारत अतीत में एक महान देश रहा। वह भारत की गरिमा के सर्वथा अनुकूल होगा कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करें। तिलक के शब्दों में स्वराज्य के बिना हमारा जीवन और धर्म व्यर्थ है। स्वदेशी की धारणा। लोकमान्य तिलक का कहना था कि भारत का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना अवश्य है, परंतु इस उद्देश्य प्राप्ति याचनाओं और प्रार्थनाओं से नहीं हो सकती। इसके लिए शक्तिशाली संघर्ष करना पड़ेगा। भीख मांगने से स्वराज नहीं मिलता। तिलक जन आंदोलनों के पक्ष में थे। स्वराज के संघर्ष में विजय तभी संभव है जब व्यापक रूप से जनता उसमें भाग ले। इसके लिए वह सारे देश में जन जागरण अभियान चलाना चाहते थे। उन्होंने शिवाजी महोत्सव तथा गणेश उत्सव के माध्यम से जनता को जागृत किया, इसीलिए उन्हें लोकमान्य कहा गया। संघर्ष के रूप में तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का मार्ग सुझाया। स्वदेशी आंदोलन के 4 सोपान उन्होंने बताए थे। स्वदेशी बहिष्कार, निषेधात्मक प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा। 1905 के बंग भंग के पश्चात तिलक ने इनका बहुत प्रचार किया। तिलक ने सिंहनाद करते हुए कहा, स्वदेशी हमारी अंतिम पुकार है। इसी के सहारे हम बढ़ेंगे। शासन से मोर्चा लेने के 2 ही उपाय हैं, स्वदेशी और बहिष्कार। उन्होंने कहा कि भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहिए तथा विदेशी वस्तुओं एवं कानूनों का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य स्वशासन है और इसे हम यथाशीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता संबंधी विचार।
एक राजनीतिक विचारक होने के नाते तिलक स्वतंत्रता की अवधारणा से परिचित थे। उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार भी व्यक्त किए, परंतु उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा पश्चात धारणा में कुछ भी भिन्न थी। तिलक स्वतंत्रता को राजनीतिक ही नहीं आध्यात्मिक रूप से भी देखते थे। तिलक के शब्दों में स्वतंत्रता स्वशासन की आत्मा है। स्वशासन की देवी प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती। स्वतंत्रता व्यक्तिगत आत्मा का प्राण है। इसे वेदांत ने ईश्वर का रूप माना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तिलक ने राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा, बल्कि वह तो राजनीतिक स्वतंत्रता को आध्यात्मिक स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त मानते थे। जो समाज राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, वह नैतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकता है? राष्ट्रवाद संबंधी विचार। राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तिलक एक राष्ट्रवादी विचारक थे। राष्ट्रवादी विचारक थे। वह अपने देश को प्राचीन गौरवमय स्थान पर फिर से प्रतिष्ठित होना देखना चाहते थे। एक राष्ट्रवादी के रूप में तिलक चाहते थे कि विश्व राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बने ताकि विश्व में उनका सम्मान हो। तिलक ने कहा था, अपने विशाल भूभाग, अपरिमित साधन और अपार जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की महान शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। तिलक हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं करते थे। यद्यपि एक अच्छे हिंदू होने के नाते उन्हें हिंदू धर्म पर गर्व था। कई बार उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वह सांप्रदायिक थे। इस आरोप की असत्यता का इसमें बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि जिनने कहा था, तिलक मेरे गुरु थे। तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में M.N. राय ने कहा था, व्यक्तिगत रूप से उनकी गंभीर अवस्था भारतीय धर्म और संस्कृति में थी। व्यक्तिगत रूप से उनकी गंभीर आस्था भारतीय धर्म और संस्कृति में थी। एक सच्चे जन नेता के रूप में बिना किसी भेदभाव के उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाना चाहा था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार। तिलक एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिनका अंतर्राष्ट्रीयता में पूरा विश्वास था। वह अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में राष्ट्रवाद को पहला पड़ाव मानते थे। एक मानवतावादी विचारक के रूप में तिलक विश्व शांति में विश्वास करते थे। वह मानते थे कि राज्यों में परस्पर सहयोग की भावना द्वारा ही विश्व शांति संभव है, परंतु इसके लिए वह सभी राज्यों का स्वतंत्र होना जरूरी समझते थे। सभी राज्यों द्वारा विश्व शांति में सहयोग तभी किया जा सकता है जब तक राज्यों पर किसी अन्य राज्य का शासन न हो। इस प्रकार तिलक साम्राज्यवाद के विरोधी थे। सामाजिक विचार। एक विचारक के रूप में तिलक इस विषय में स्पष्ट थे कि जब समाज जागृत नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सामाजिक समस्याओं के संबंध में तथा समाज की जागृति के विषय में भी विचार व्यक्त किए।
तिलक मानते थे कि समाज की जागृति के लिए सर्वाधिक अवश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा का बड़ा पैमाने पर प्रसार होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों में देश प्रेम की भावना विकसित हो और वह देश के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। तिलक समाज में छुआछूत के भी सख्त विरोधी थे। वह अस्पृश्यता को अधार्मिक और अनैतिक मानते थे। कोई भी समाज जो अपने ही भाई बहनों से तिरस्कार करता है कभी स्वस्थ समाज नहीं हो सकता। तिलक वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हुए अस्पृश्यता को विरोधी थे। तिलक के चिंतन में धर्म का विशेष स्थान था। उनका धर्म कोई संकुचित धर्म नहीं था। उन्होंने धर्म को कर्म और राष्ट्रीयता से जोड़ा। तिलक ने गीता रहस्य के माध्यम से भारत की जनता में देश प्रेम और कर्तव्य की भावना भरी हैं, बल्कि तिलक तो जनता में भगवान के दर्शन करते हैं। आर्थिक विचार। तिलक का आर्थिक चिंतन भी राष्ट्रवाद पर आधारित था। वह भारत की आर्थिक दुर्दशा से बहुत दुखी थे और चाहते थे कि भारत की दरिद्रता समाप्त की जाए। भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दोषी मनाते हुए तिलक कहते हैं कि इंग्लैंड पूंजीवादियों को बसाने के लिए भारत के कुटीर उद्योगों को उजाड़ रहा है। तिलक भारत के मजदूरों के शोषण के विरुद्ध थे। पूंजीपति श्रमिकों को कम वेतन देते थे। इससे नाराज होकर तिलक ने बम्बई के मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी किया था। इस हड़ताल के विषय में लेनिन ने भी प्रसन्नता प्रकट की थी और तिलक को भारत का सर्वहारी वर्ग का नेता माना जाता था। तिलक साम्यवाद के विरुद्ध नहीं थे, परंतु आर्थिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण मानवतावादी और धार्मिक भी था। तिलक ने कहा था, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संचय करता है वह पापी है। इस तरह तिलक समाजवादी थे। अब मूल्यांकन देखते हैं। इस प्रकार डॉक्टर नागपाल के शब्दों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में और आधुनिक भारतीय चिंतन में आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में लोकमान्य तिलक एक युगीन स्थान है। एक विचारक के रूप में लोकमान्य तिलक का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर पी.वी. वर्मा ने कहा था, तिलक ने राजनीति दर्शन के विचारक के रूप में हमें राष्ट्रीयता का नूतन सिद्धांत प्रदान किया। उन्हें इतना समय नहीं था कि वे राजनीति विज्ञान की अन्य शाखाओं संप्रभुता, न्याय, संपदा आदि पर व्यापक रूप से विचार कर सकें। यद्यपि इन सबों संकेतों उन्होंने किया है, उनकी राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्राचीन एवं पाश्चात्य शिक्षाओं का सुंदर समन्वय है। वे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले थे, अतः उनका जन समुदाय पर अद्वितीय प्रभाव था। उन्होंने राजनीति के लिए आदर्शवादी और अमूर्त चिंतन नहीं अपनाया। वे यथार्थवादी पंथ के अग्रणी थे, किंतु वे शक्ति प्रवचना और तत्कालिक सफलता में विश्वास नहीं करते थे। अतः हम
उनके राज दर्शन को लोकतांत्रिक यथार्थवादी कहते हैं, जिसका आधार राष्ट्रीयता है। यहाँ पर खत्म होता है लोकमान्य तिलक जी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय आदि विषयों के बारे में। अब आगे अपन लोग आगे देखेंगे। आगे विवेकानंद के राजनीतिक विचारों के बारे में देखेंगे और उनकी राज दर्शन के बारे में देखेंगे।